बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम हल क्या है के साथ में हूँ आपकी मेज़बान हुमैरा राना। आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से बात करेंगे, उसके असरात, वजूहात और हमारी ज़िम्मेदारियाँ क्या बनती हैं। नाज़रीन, ग्लेशियर्स का पिघलना, ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ जाना, ज़्यादा बारिशों का होना, कहत साली, खुश्क साली, स्मॉग, फॉग, ये वो तगय्युरात हैं जो मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से वकूअ पज़ीर होते हैं। और दरअसल आबो हवा में जो एक कुदरती निज़ाम है उसमें बिगाड़ पैदा होने का नाम मौसमियाती तब्दीली कह सकते हैं, क्लाइमेट चेंज को कहा जा सकता है, जिसकी बड़ी वजह इंसान के अपने मामूलात हैं, इस्तेमालात हैं, उनमें बिगाड़ का पैदा हो जाना है। और बदकिस्मती से पाकिस्तान उन 5 ममालिक की फहरिस्त में शामिल है जो मौसमियाती तब्दीली से बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है। पाकिस्तान के हवाले से मौसमियाती तब्दीलियों के इंसानी सेहत को ख़तरात, ग़िज़ाई अजनास की पैदावार में कमी और वबाई अमराज के फैलाव में इजाफ़ा, खुश्क साली, ग्लेशियर्स का पिघलना, सतह समंदर में इजाफ़ा और मौसमों के दौरानिए में ये जो तगय्युर हम देख रहे हैं, बहुत शदीद बारिशें, कहीं कम बारिशें और शदीद गर्मी, शदीद सर्दी की लहर, ये तमाम मामलात ऐसे हैं जिसके इंसानी जिस्म पर असरात भी मुरतब होते हैं। ये मौजू इंतहाई अहमियत का हामिल है जिस पर ज़्यादा हमें फ़ोकस करने की ज़रूरत है, बट अनफॉर्चुनेटली इस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती, जबकि ये ज़्यादा तवज्जो का हामिल है। इसी मौजू पर बात करने के लिए हमने स्टूडियो में मदऊ किया है। हमारे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं फवाद हयात साहब, डिप्टी जनरल मैनेजर हैं NDRMF और क्लाइमेट चेंज के हवाले से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को लीड भी कर रहे हैं। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है मिस मरियम महबूब, एनवायरमेंटलिस्ट हैं। उनसे आज के मौजू पर हम बात करने जा रहे हैं। और महर साहब, ज़ात खान साहब DGPMD हैं, वो भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आज चूँकि हमारा टॉपिक क्लाइमेट चेंज के हवाले से है, तो DG साहब ये फरमाइएगा कि इस वक्त हम जून में भी दिसंबर का समा देख रहे हैं, अनयूजुअल बारिशें हैं, ना ये प्री मानसून है, मानसून तो बाद में आता है मौसम उसके बाद, तो ये एकदम इतना ड्रास्टिक चेंज किस लिए है, क्यों हो रहा है और आने वाले दिनों में आप क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं? देखें जी, ये फिनोमेना पहले भी, क्लाइमेट चेंज तो पूरी दुनिया का एक फिनोमेना है, लेकिन वल्नरेबिलिटी के हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान सबसे ज्यादा मुतासर हो रहा है। उसके मुतासर होने की वजह ये भी है कि जी हम ऐसी जगह पे वाक़ हैं जहाँ पे हमारे आसपास जो मुल्क हैं, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, वहाँ पे ग्रीन हाउसेज गैसेज मिशन या कार्बन डाइऑक्साइड के मिशन बहुत ज्यादा है। अकेले चाइना जो है वो 16% ग्रीन हाउस गैसेज एमिट करता है, जो कि पूरे यूरोप से ज्यादा है। और इंडिया जो है वो 8% करता है, वो भी तकरीबन आप कह लें कि काफी ज्यादा है जी। और पाकिस्तान का इसमें अगर शेयर देखा जाए तो वो तकरीबन 0.8% है। लेकिन जो मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज हैं उनमें पाकिस्तान का चौथा या पांचवा नंबर है। और ये आप देख लें कि ये क्योंकि एटमॉस्फेयर जो है ना वो उसकी कोई बाउंड्री नहीं होती, ट्रांस बाउंड्री फिनोमेना होता है ये जो क्लाइमेटिक चेंज है या जो कुछ भी होता है। अब इन चेंजेस की वजह से तो आप देख लें कि एक पिछले 10-12 सालों से एक नया फिनोमेना आ गया है जी, स्मॉग होती है। पहले फॉग होती थी जो जिसका दौरानिया तकरीबन दिसंबर के एंड से लेके जनवरी या मिड जनवरी तक होता था, फिर खत्म हो जाती थी। अब जो ही हम प्री मानसून का हमारे पास एंड होता है तो हम इसमें आ जाते हैं जी स्मॉग में। यानी इतना वो गैसेस की वो जो होती है इंडिया से विंड्स जो आ रही होती हैं, जो हम देखते हैं कि वहाँ के बर्निंग ऑफ द जो ये चावल की फसल के होते हैं वो ज्यादा होते हैं। फिर हमारा लोकल कंपोनेंट्स भी होता है, लेकिन लोकल कंपोनेंट्स इतना नहीं होता जितना हम बाहर से इफेक्ट हो रहे हैं। अब ये एक मुसलसल स्मॉग फिनोमेना आ गया जिसकी वजह से हमारी काफी लाइफ डिस्टर्ब होती है, आपकी फसलों को नुकसान होता है, आम पब्लिक जो है वो भी मुतासर हो रही होती है। और आपके मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज जैसे जी या आपकी सनतें वो भी मुतासर हो रही होती हैं। आप हमारी एविएशन इंडस्ट्री या कम्युनिकेशन जो है, रोड जो होती हैं वो उन पे भी फर्क आता है, या एक्सीडेंट बढ़ जाते हैं या टाइम हमें ज्यादा कंज्यूम करना पड़ जाता है। तो ये फिनोमेना 8 तो मेहर साहब, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि जो मौसमियाती तब्दीली है उसकी बहुत बड़ी वजह इंसानी अवामिल हैं। इंसानी अमावल, बिल्कुल बिल्कुल। हमारी ये जो चीजें हैं ना, हम जो जिनकी तरफ जा रहे हैं या जो कुछ कर रहे हैं, देखें जी इंसानी अवामल ये इस तरह भी हैं
कि जी हम अपना जो हमारे माहौल है उसके मुताबिक हम नहीं चल रहे। हमारा कटाव जो है ना, हम दरख्तों का कटाव बहुत ज्यादा कर रहे हैं। जी हम बिल्कुल। बिल्डिंग जो हैं वो हाई राइज की बजाय हॉरिजॉन्टली फैल रहे हैं हमारे, यानी आप कह लें कि इस तरह भी हमारा लैंड यूज एरिया जो है ना वो कम हो रहा है। और उसके अलावा जो दूसरी चीजें हैं वो भी हमें, हमारी लग्जरियस आइटम्स जो हैं वो भी आप एयर कंडीशन देख लें, दूसरे और चीजें जो देख लें, घरों में फ्यूल का इस्तेमाल काफी गाड़ियों में बढ़ गया है। ये चीजें काफी हमारी जिंदगी को इफेक्ट कर रही अच्छा हैं। मेयर ये साहब, ये सारी बताइएगा कि ये जो अनयूजुअल बारिशें हो रही हैं इसकी बेसिकली क्या वजह है? क्योंकि अगर हम गुज़श्ता साल के साथ इसका कंपैरिजन करें तो मार्च के महीने में मुझे याद है कि पंखे चलना शुरू हो गए थे, रज़ाइयों से एकदम लोग पंखों की तरफ आ गए थे। फिर आपको पता है कि बहुत ज़्यादा बारिशें भी हुई जिसकी वजह से फ्लडिंग भी हुई, बहुत ज़्यादा 1/3 हिस्सा पाकिस्तान का पानी में डूब गया था। और अब जब नया साल स्टार्ट हुआ है तो नए साल में हमने देखा कि सर्दी ने थोड़ा प्रोलॉन्ग किया, और अब ये देख रहे हैं कि बारिशों का ये सिलसिला जून के महीने में भी अगर आप देखें तो पूरे मुल्क में बारिशें हो रही हैं और खुनकी है, बाकायदा ठंडक है। तो इस बिल्कुल तब्दीली की बिल्कुल आपने ठीक कहा। पिछले साल मार्च के महीने में 45.5 डिग्री टेम्परेचर नवाबशाह जी का था। बिल्कुल। उसके बाद अप्रैल का महीना आया, अप्रैल में हमने मैक्सिमम टेम्परेचर जो है ना वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड देखा था। फिर मई के महीने में 51 डिग्री सेंटीग्रेड भी गया था। लेकिन इस साल इसके उल्ट चल रहा है। अब ये क्या है कि जी मार्च के टेम्परेचर भी अबव बिलो नॉर्मल चल रहे हैं, उसके अलावा अप्रैल के भी, और मई तो बिल्कुल ही आप जैसे देख लें, मई के महीने में भी लोगों को एहसास हो रहा है कि पता नहीं कि हम मार्च में बैठे हुए हैं। तो अब ये टेम्परेचर जो अनयूजुअल से चल रहे हैं ये भी क्लाइमेटिक चेंज के इफेक्ट है। यानी हमारे जो ग्लोबल फिनोमेनाज हैं, अल नीनो हो गया या ला नीना हो गया, उनकी वो हयात वो जो है ना वो तब्दील हो रही है। पहले हम ला नीना में थे, अब हम अल नीनो की तरफ आ रहे हैं। तो इस वक्त न्यूट्रल फेज में, लेकिन एंटर हम अल नीनो की तरफ हो रहे हैं। अच्छा। तो ये चीजें जो है ना, या फिर ये है कि जी हमारे एक इंडियन ओशन डाइपोल मूवमेंट बनता है, जिस तरह ये अल नीनो या ला नीना पैसिफिक ओशन पे होता है, हमारे इंडियन ओशन डाइपोल पे भी मूवमेंट होती है, वो भी इसी तरह गर्म हो गया या ठंडा हो गया, पॉजिटिव हो गया या नेगेटिव हो गया। जी सही। उसमें भी तब्दीली आ रही है। ठीक है। अच्छा, अब जो है इसका इम्पैक्ट जो होता है, इम्पैक्ट जो हो रहा है वो ये है कि अब अगर बारिशें ज्यादा हो रही है ना, तो आने वाले दिन जो है ना जिनमें बारिशें हमें ज्यादा चाहिए थी, सीजन एक होता है। अब देखें इस अनयूजुअल सीजन की वजह से आपका फूड सिक्योरिटी पे असर ये पड़ा है कि आपकी कुछ फसलें जो है ना वो अगर काश्त होनी थी कॉटन की फसल, तो वो आपकी मुतासर हो रही है आजकल। ठीक है मेयर साहब, आपका पॉइंट आ गया है। हम इस पर अपनी गुफ्तगू भी जारी रखेंगे क्योंकि स्टूडियो में फवाद साहब भी हैं, मिस मरियम भी मौजूद हैं, उनसे भी हम गुफ्तगू इसी बात पे कर लेते हैं। फवाद साहब, चूँकि NDRMF में आप क्लाइमेट चेंज के हवाले से बहुत से प्रोजेक्ट्स को लीड भी कर रहे हैं, तो ये बताइएगा कि ये क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग बेसिकली ये है क्या, इनमें डिफरेंस क्या है और पाकिस्तान पर इसके क्या असरात मुरतब हो रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया जी आज बुलाने के लिए। मेरा ख्याल है बड़ा अच्छा स्टार्ट किया जिस तरह मौसम को देखते हुए, और फिर डीजी साहब ने अपने इजहार ख्याल किया कि क्या वजूहात हैं और पिछले साल से कंपैरिजन्स हम उसको कर रहे हैं, और एक अच्छी चीज़ को वो टच करते हुए चले गए जो एल नीनो और एल नीनो फैक्टर है उसके ऊपर। जो आपका सवाल है, बज़ाहिर तो ये आम आदमी के लिए चीज़ें जो हैं वो सेम लगती हैं, लेकिन जब आप असरात की तरफ जाते हैं, जब आप उनके फ़र्क निकालने की तरफ जाते हैं कि इन दोनों में क्या, क्योंकि लोग ज़्यादातर इसका मतलब लेते हैं गर्मी बढ़ गई है तो जी इसलिए ये क्लाइमेट चेंज है। जी प्राइमरीली जी, लेकिन असल में जो है जो ग्रीन हाउस गैसेस, जो ग्रीन हाउस है, जो उनके बढ़ने से जो टेम्परेचर राइज है उसको ग्लोबल वार्मिंग की तरफ लेके जाते हैं, जो हम बात कर रहे होते हैं। और क्लाइमेट जो है वो एक ओवरऑल लंबे अरसे के ऊपर होता है। एक मिसाल, आपने 30 साल का अरसा लिया, आपने उसके ऊपर उसको किया, फिर डेकेड्स के ऊपर आपने उसको कर किया, और फिर ओवर सेंचुरी उसके ऊपर वो लेके चला जाएगा। और अक्सर हम लोग सुनते भी हैं, चीज़ें भी चल रही होती हैं कि जनाब एज़ कम्पेयर टू पास्ट सेंचुरी, पिछले सदी के हिसाब से जो माहौल का फ़र्क आया उस लिहाज से वो चीज़ों को, तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो उस लिहाज से फ़र्क है कि क्लाइमेट जो है वो माहौल है, और वो गैसेस के बढ़ने की वजह से जो दर्जा हरारत ग्लोबली बढ़ रहा है वो ग्लोबल वार्मिंग की तरफ जा रहा है। ठीक, सही। अच्छा नाज़रीन, आपको बताएं कि मेहर साहब चूँकि वक्त की कमी के बायस हमारे साथ नहीं इस वक्त रह पाए, और उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी हमारे साथ शेयर की है। हम इसी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जी फवाद साहब, आपका पॉइंट आ गया। अब मिस मरियम, जैसे इन्होंने ग्रीन हाउस गैसेस की बात की, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, आपकी मीथेन है,
प्लस इसमें वाटर वेपर्स को भी ऐड कर लें तो ये एक ऐसा ब्लैंकेट बना लेते हैं जिसके अंदर जो सूरज की तपिश है वो बिल्कुल ब्लॉक होकर रह जाती है, तो दर्जा हरारत भी डेफिनेटली बढ़ जाता है। अगर ग्रीन हाउसेस गैसेस के अखराज में हम कमी करें तो टेम्परेचर को किस हद तक हम सस्टेन कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम। हमारा पहले बात तो ये कि ग्रीन हाउस का फिनोमेना जो है इट इज़ लाइक कि आपकी जो सोलर रेडिएशंस हैं वो जिस इंटेंसिटी के साथ आ रही हैं, आपकी ग्रीन हाउस गैसेस का एक ब्लैंकेट है, वो आपके पास आके जब सोलर रेडिएशन उसको क्रॉस करके हिट कर रही है अर्थ की सरफेस को, एनर्जी लूज़ करके एक लॉन्गर रेडिएशन में कन्वर्ट हो रही है, वो ग्रीन हाउसेस का ब्लैंकेट उसको वापस नहीं जाने देता, IR गैसेस को, इंफ्रारेड को। तो वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में वहीं पे ट्रैप रहती हैं और वो बेसिकली कॉज करते हैं ग्लोबल वार्मिंग। इसके लिए आपको ये जो आपका ग्रीन हाउस गैसेस का एक जो ब्लैंकेट है, इसको द वे वी आर इंक्रीजिंग, हम इसको बढ़ा रहे हैं, एक तो उसमें रिडक्शन, और जो दूसरी चीज़ हम उसके साथ करते हैं, हम करते हैं सिक्वेस्टेशन, कार्बन डाइऑक्साइड की सिक्वेस्टेशन। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इज़ ऑलरेडी वेरी हाई, हम उसके साथ और उसके बीच में एमिशंस ऐड नहीं करना चाहते, लेकिन हम ग्लोबल वार्मिंग को रोकना चाहते हैं, तो हमें वो वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड या हम ग्रीन हाउस गैसेज जब हम ऑलरेडी इन्वायरमेंट में ला चुके हैं, हमें उसको भी वापस लोअर लेवल पर लेकर आना है। फिर उसके लिए हम जो है वो डिफरेंट फिनोमेनाज जो हैं वो उनकी तरफ जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम रिफॉरेस्टेशन करते हैं या कि कार्बन सिक्वेस्टेशन की डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हम लेकर आ रहे हैं। सही। फवाद साहब, इन्हीं की बात को इंडोर्स करते हुए बात करते हैं कि हमने कभी हिस्ट्री में, आपके भी इल्म में होगा, कभी देखा नहीं है कि कार्बन लेवल को कैलकुलेट किया जाता हो या उसके बारे में कोई इदराक रखा जाता हो। चूँकि पहले आबादी कम थी, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज़ नहीं था, पॉपुलेशन बढ़ी, टेम्परेचर भी बढ़ता चला गया। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका बेसिकली किरदार क्या है हमारी माहौलियाती तब्दीली के हवाले से अगर बात करें, और सेकेंडली कॉन्सिक्वेंसेस ज़मीन पर इसके क्या हो सकते हैं? बहुत शुक्रिया जी। मेरे ख्याल में मरीन बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया जी, स्टार्ट किया जिस तरह के जो लेयर है जिसकी वजह से शुआएं आ रही हैं और फिर वो वापस नहीं जा पा रही, और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की तरफ उन्होंने अभी एक जिक्र किया। तो जो नई बड़ी जो चीज़ है इस वक्त, अगर हम इसको ग्लोबल फिनोमेना के साथ कनेक्ट करें या उसको देखें, तो इस वक्त जो सबसे बड़ी निगोशिएशंस में क्लाइमेट के एम्बिट के अंदर बात हो रही है वो ये टेम्परेचर की ही हो रही है। सही। और ये बहुत ज़्यादा चीज़ जो है वो आम सरफेस पे आई है, नोन हुई है पेरिस एग्रीमेंट के बाद, जो हमारा UNFCCC की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ होती है जी। और पेरिस एग्रीमेंट के बाद एक बड़ी चीज़ आई है कि ग्लोबल दर्जा हरारत जो है उसको 1.5 डिग्री तक अगर हम रखेंगे तो सस्टेनेबिलिटी हमारी क्या होती है, वरना कितनी जगह है जो अनलिवेबल हो जाएंगी। और फिर उसके असरात दूसरी तरफ जाते हैं कि सी लेवल राइज जो हो रहा है वो भी इसी की वजह से, चूंकि आपने पूछा कि क्या वो करता क्या है, तो उस पर जब वो सी लेवल राइज हो जाएगा तो जो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स हैं उनकी छोटी छोटी जगह है, जिस तरह हम अक्सर मालदीव्स का और इस तरह सुनते हैं, तो वो सी लेवल राइज की वजह से वो जगह अनलिवेबल हो जाएंगी क्योंकि पानी की सतह बढ़ जाएगी। तो एक वो असर है जो आपका सवाल है जी। दूसरी तरफ जब हम जाते हैं तो वो दर्जा हरारत इतना बढ़ जाता है, जिस तरह अभी साहबजाद साहब ने भी जिक्र किया कि जी हमने पिछले साल 51 रिकॉर्ड किया, 47 रिकॉर्ड किया, तो 50 से तो ऊपर वैसे ही इस वक्त अगर हम देखें तो जो स्टैंडर्ड्स हैं जी WHO वगैरह के, कि वो फिर आपको काम रोकना चाहिए उस लिहाज से जी। जब हम उसका जिक्र करते हैं तो फिर दुनिया में मुख्तलिफ जगह ऐसी आएंगी जहाँ पे दर्जा हरारत इतना बढ़ चुका होगा इसकी वजह से कि वो अनलिवेबल हो जाएंगी। ठीक। अभी जब हम बात करते हैं तो एक ग्लोबल एम्बिशन ज़रूर है तमाम क्लाइमेट एक्टिविस्ट की, गवर्नमेंट्स की, कि वो 1.5 डिग्री तक उसको रिटेन किया जाए टेम्परेचर राइज को, लेकिन दर हकीकत ऐसा हो नहीं रहा। ये हम भी मान रहे हैं कि हाँ वो 2.5 डिग्री और ऊपर जाएगा, और जब हम अगर उसकी बात करें कि वो 2.5 डिग्री अगर है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो अक्रॉस द बोर्ड अक्रॉस ग्लोब 2.5 डिग्री होगा। इसका मतलब है कुछ जगह हो सकता है 3.7 3.8 डिग्री इंक्रीज कर बारे में भी डेफिनेटली हम बात करेंगे। मिस मरियम से हम बात करेंगे, पाकिस्तान डेफिनेटली एक एग्रीकल्चर कंट्री भी है, ओवर पॉपुलेटेड भी है, और यहाँ पर जो लोग बसते हैं लो टू मिडिल इनकम वाले हैं ज़्यादातर, उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, अपने आप को महफूज बना सके जो तब्दीली रूनुमा हो रही है उसके असरात से। तो इस दिन में हुकूमत पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो जो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का फिनोमेना है, दिस इज़ मोर ऑफ लाइक एक ग्लोबल इशू है। इसके ऊपर आप कोई भी एक कंट्री सोलो एक्ट नहीं कर सकती, इसके ऊपर जितने भी ये नेशंस हैं उनको एक यूनाइटेड एक्ट करना पड़ता है। पाकिस्तान के रेफरेंस में बिकॉज़ हमारे पास फॉर द मीन टाइम प्रायोरिटीज़ नहीं है इन्वायरमेंट हमारे लिए, तो सबसे पहले तो आप जो आपकी गवर्नमेंट है उसको प्रायोरिटाइज़ करना है कि एटलीस्ट आपकी जो आवाम है वो इन्वायरमेंट को समझे।
there is a very large gap in understanding about climate change and environment around in the people around the country. Right. और उसके बाद अगर आप ये कहें कि हम क्या कर सकते हैं, तो उसके बीच में जब आप क्लाइमेट चेंज के मिटिगेशंस या अडेप्टेशंस के उसमें जाते हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर सकते हैं. जैसे एग्रो फॉरेस्टिंग हो सकती है. आप जो क्रॉप्स लगाते हैं उसके बीच में जगह जगह पे ट्रीज़ लगा देना, या आपने अगर जो है वो आपकी अर्बन सेटलमेंट्स हैं उसके बीच में ग्रीन स्पेसेस क्रिएट कर देना. एक चीज़ जो पाकिस्तान में लोग जो घर बनाते हैं वो हॉरिजॉन्टल एक इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको आप जो है वो वर्टिकल में कन्वर्ट करें ताकि लेस स्पेस यूटिलाइज हो, तो आपके पास जो ग्रीन स्पेसेस होती हैं उसके लिए ज़्यादा. वैसे आपने बड़ी अच्छी बात की, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये सवाल पूछते हैं, वो प्लांटेशन करना भी चाहते हैं, दरख्त लगाना भी चाहते हैं, लेकिन वो कहाँ जाके दरख्त लगाएं, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है. वो जंगलात में तो जा नहीं सकते, जो उनकी विसिनिटी है वहाँ पे रहते हैं, उन्होंने इस चीज़ को प्रमोट करना है. जी बिल्कुल. और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि अंडरस्टैंड करें कि किस किस्म का प्लांट और कौन सा प्लांट कौन से क्लाइमेट में सर्वाइव कर सकता है. आप प्लेन्स के बीच में अगर पाइन्स लगाएंगे तो ऑब्वियसली वो दे आर नॉट गोइंग टू सर्वाइव ओवर देयर. इसके अलावा जो बिल्कुल बेसिक्स होती हैं, फॉर एग्जांपल एक जो बहुत मेजर कॉज क्लाइमेट चेंजिंग में होता है वो पोल्यूशन होता है. वो नॉइज़ पोल्यूशन हो सकती है, वो आपकी वाटर पोल्यूशन हो सकती है, वो आपकी लैंड पोल्यूशन हो सकती है. और इसके बीच में फॉर एग्जांपल एक बहुत एग्जांपल आप बेसिक अगर लें तो जो यहाँ पर कूड़ा जला देते हैं लोग, दैट इज़ वन मेजर कॉज. तो वो ये चीज़ें जो हैं ये लोगों की एजुकेशन के साथ हैं. ठीक, राइट. और ये पॉलिसीज़ की इम्प्लीमेंटेशन के साथ हैं, ये गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ के साथ हैं. अगर आप लोगों को वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम नहीं देंगे तो फिर बर्निंग ही होगी. अगर आप लोगों के ऊपर इम्पोज नहीं करेंगे प्रॉपर एक लॉ तो फिर पोल्यूशन ही होगी. अगर आप इंडस्ट्रीज़ को नहीं रोकेंगे कि वो अपना एफ्लुएंट ना डालें रिवर्स के बीच में या वाटर बॉडीज़ में, इट्स गोइंग टू हैपन. अच्छा फवाद साहब, चूँकि क्लाइमेट चेंज के ऊपर बहुत सारे आप लीडिंग प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, आप उनकी नौयत हमारे साथ शेयर करेंगे, वो किस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं और कितने हेल्पफुल हो सकते हैं हमारी कंट्री के अंदर से ये सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? बिल्कुल जी. NDRMF जो है वो लगभग जी 5वें साल में है अपने ऑपरेशंस में. हमने तकरीबन 2018 में शुरू किए, और गवर्नमेंट ने जब इसको बनाया तो उसके पीछे जो नोशन था, जो ब्रेन चाइल्ड था, वो यही था कि जो आफात आ रहे हैं, कुदरती आफात है, जैसे 2010 के सैलाब बहुत बड़ा था, उससे पहले 2005 के वो भी आए, तो उसके अगेंस्ट एक ऐसा डिपार्टमेंट होना चाहिए या एक स्पेसिफिक यूनिट होना चाहिए जो कि डिज़ास्टर रिजिलियंस की तरफ काम करे, मिटिगेशन की तरफ काम करे. तो इसी दौरान हमारे अब हम डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन के अंदर भी प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं जी. उसमें हम फ्लड प्रोटेक्शन की भी बात करते हैं. अभी आप लोगों ने बिल्डिंग्स की बात की कि आप हाई राइज बनाएं, तो उसके लिए रेट्रोफिटिंग ऑफ बिल्डिंग्स हम नॉर्थ में करें, क्योंकि हमारे आपको पता है बहुत सारी जगहों पे तो अर्थ को एक जोन्स के ऊपर से साइज में के ऊपर जा रहे हैं. तो वो स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है बिल्डिंग में, क्योंकि सिर्फ हाई राइज बना देने से जिम्मेदारी से हम नहीं होगा, लेकिन उसके एडवांटेजेस बाहर के बहुत सारे हैं. बिल्कुल सही कहा. फॉरेस्ट्री की आपको नीचे भी जगह मिल जाएगी, और अब तो वर्टिकल फॉरेस्ट का बड़ा रिवाज दुनिया में चल रहा है जी, वो उसके ऊपर चल रही है. उसके बाद जब हम चलते हैं तो इस तरह के डिफरेंट काम करते हुए हम ड्राउट के ऊपर हैं, और जब क्लाइमेट चेंज के अंदर आ रहे हैं तो फॉरेस्टेशन का बड़ा काम कर रहे हैं जी. हम मैंग्रोव्स के ऊपर बड़ा काम कर रहे हैं, और वो उसकी जो हमने कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन की भी बात की, तो कार्बन क्रेडिट्स या कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन में सबसे बड़ा रोल इस वक्त फॉरेस्ट्री के एम्बिट में जो ग्लोबली चल रहा है. कार्बन की आप बात कर रहे हैं तो स्टैट्स ये बता रहे हैं कि 2030 तक जो कार्बन का मिशन है वो 300% तक हो जाएगा. ये एक आई डोंट नो दिस इज़ हेयर से या एक्चुअली ये फिगर है कि इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो क्या इसमें हम फिर सस्टेनेबिलिटी कैसे लेके आ सकते हैं? आपका जो होमवर्क है इसके ऊपर कितना है? देखिए जी, फिगर्स जो हैं वो ज़ाहिर अपडेट भी होते हैं और वो कैलकुलेट भी होते हैं, और ग्लोबल बॉडीज़ भी हैं जो उसको कर रहे होते हैं. जिस तरह मरीम ने जिक्र किया कि ये ग्लोबल एक चीज़ है, ये बाउंड्रीज़ के साथ तो तय नहीं पाता जी. अगर स्मॉग का भी जिक्र किया डी साहब ने, तो वो भी ये नहीं है कि एक शहर में अगर लाहौर में हो रहा है तो वहीं नहीं रुका रहेगा, उसके लिए तो बाउंड्री नहीं आता जी. तो ये ज़रूर उस तरह आ जाता है, और फिर हर मुल्क में या हर जगह में या हर सतह के ऊपर आप उसकी मिटिगेशन कितनी कर सकते हैं जी. अभी एक छोटी सी मैंने मिसाल दी कि अगर मैंग्रोव की बात कर रहे हैं तो मैंग्रोव ग्लोबली सुनामी के आगे फर्स्ट जो है वो लाइन ऑफ डिफेंस भी गिनी जाती है जी, कि जो वो आता है उसकी वजह से वो पानी एकदम बिल्कुल स्टेबल हो जाता है. अच्छा. तो सिमिलरली जब आप बाकी फॉरेस्टेशन की तरफ जा रहे होते हैं तो ये तमाम आप उसको न्यूट्रलाइज करने की तरफ जा रहे हैं, उसके फ्लो को रोकने के काम. फिर आप अगर बात करेंगे तो फिर आप आगे की तरफ चल पड़ेंगे, जिसको आप जिस तरह आप कार्बन डाइऑक्साइड की अभी कार्बन की बात कर रही हैं कि 300% तक जा रहा है, तो साथ ही फिर एक कॉन्सेप्ट अभी मार्केट में चल रहा है या ग्लोबली निगोशिएशंस में भी और इम्प्लीमेंटेशन में जा रहा है, उसको कहते हैं नेट जीरो.
कि आप अपनी जो इमिशंस हैं उनको ऑफसेट कैसे करेंगे। हाँ। यानी अगर जी एक हाँ। एंड पे आपने इंडस्ट्री लगाई है और आपने ग्रे को प्रमोट किया और अगर आप उसकी तरफ जा रहे हैं कि आपने इमिशंस करनी है तो उसको कहीं ना कहीं से आप ऑफसेट करें, कहीं से फिर नेचर के लिए भी आपको काम करें, वो भले ही दरख्त लगाने की सूरत में हो जाए, भले किसी और सूरत में हो जाए। और इसमें बहुत छोटे एंगल की बात करता हूँ क्योंकि आपने उस वक्त मीथेन का जिक्र किया, तो एक मिसाल है कि लाइफ स्टॉक से या राइस से या इस प्रोडक्ट से मीथेन इमिशन बहुत ज़्यादा होती है, तो उसकी सिर्फ प्रैक्टिसेस चेंज करने से वो इमिशन रिडक्शन बहुत हो जाती है, जबकि यील्ड पे फ़र्क नहीं पड़ता और यील्ड एट टाइम्स इम्प्रूव भी करती है। तो ये वो छोटे और बड़े स्टेप्स मिला के होंगे कि हम इसको काउंटर कर पाएंगे। ठीक है। हम अगर एनडीआरएमएफ की बात करें, अपने इदारे की बात करें, तो हमारी भी एक ये छोटी एफर्ट है जिसको हम इसी डायरेक्शन में लेके चल रहे हैं कि हम वो पूरे बड़े पर्सपेक्टिव के अंदर कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। वेरी राइट, वेरी राइट। मरियम आपकी तरफ आते हैं। अब हम ग्लेशियर्स की बात करते हैं, देखने में तो बहुत खूबसूरत लगते हैं और बड़ा इंजॉय का फैसिनेटिंग भी लगते हैं, लेकिन अब ये देख रहे हैं कि गनीमत से हजीमत बन रहे हैं, प्रॉब्लमेटिक हो गए हैं। और ये कहाँ तक दुरुस्त है कि दुनिया भर में जो ग्लेशियर्स हैं और जो कुतुब शुमाली में बर्फ़ पिघलने की वजूहात सामने आ रही हैं, उसमें 90% इंसानी हाथ मुलव्वस है। जी बिल्कुल। बेसिकली जो आप क्लाइमेट चेंज का फिनोमेना है या कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशंस हैं, इसकी जो बिल्कुल आप देखें ये 80% कहाँ से आता है। ये 80% आता है आपके व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन, आपकी इंडस्ट्री, और उससे भी ज़्यादा जो आपकी फॉसिल फ्यूल की बर्निंग है। बिल्कुल, वो फॉसिल फ्यूल की बर्निंग जो हम अपनी एनर्जी प्रोडक्शंस के लिए यूज़ करते हैं। तो ये सब चीज़ें, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड हम बार बार इसलिए कहते हैं दिस इज़ वन ऑफ द मेजर ग्रीन हाउस गैस, और ये सब सोर्सेज अगर आप देखें तो ये सब एंथ्रोपोजेनिक हैं, ये सब ह्यूमन एक्टिविटी कॉज्ड हैं। ठीक, तो जब एक दफ़ा फॉर एग्जांपल अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन हाई है, ग्लोबल वार्मिंग हो गई है, तो वो टेम्परेचर राइज करने से क्या होता है कि आपके जो ग्लेशियर्स हैं या जो आर्टिक वो जो आइस है वो मेल्ट डाउन होने लग पड़ती है। पाकिस्तान के सिनेरियो में देखें तो हमारा जो नर्दर्न रीजन है वो पाकिस्तान का जो इंडस रिवर का सिस्टम है उसका 80% कंट्रीब्यूशन पानी का ऊपर आपके जीबी रीजन से आ रहा है। पाकिस्तान एक ऑफ कोर्स हम टॉप 10 क्लाइमेटिक इफेक्टिव कंट्रीज़ हैं। हमारे वहाँ पर ग्लेशियर का मेल्ट होना ये आप कह लें कि इसकी ड्रास्टिसिटी बहुत एम्पलीट्यूडेड है, बहुत मैग्नीफाइड है। हम डिपेंड करते हैं अपने एग्रीकल्चर के लिए उस पानी पे, हम डिपेंड करते हैं अपने रोज़मर्रा की ज़रूरत के लिए उस पानी पे, हम डिपेंड करते हैं अपनी इंडस्ट्रीज़ के लिए उस पानी पे। एक चीज़ ये होती है, और दूसरी चीज़ जो कॉज करती है ग्लेशियर्स की मेल्टिंग, वो कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा वो होती है पोल्यूशन। ब्लैक कार्बन होती है जो एमिशंस होती हैं, वो ब्लैक कार्बन ये क्योंकि पार्टिकल्स होते हैं जो एयर ट्रेजेक्टरीज के साथ मूव करते हैं टुवर्ड्स द हायर अल्टीट्यूड्स। ठीक है, तो वो ब्लैक कार्बन यहाँ से चली गई, वो ग्लेशियर्स के ऊपर जाके वो डिपॉजिट हो जाती है विद द स्नो और विद द रेन। बेसिकली ग्लेशियर्स के अंदर एक अल्बीडो का फिनोमेना है। सनलाइट आती है क्योंकि वो वाइट सरफेस है तो उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देती है वापस। सो ब्लैक कार्बन उसके ऊपर एब्जॉर्ब कर देती है वो सनलाइट, और वो जो आइस है, वो जो स्नो है, वो मेल्टिंग प्रोसेस सारा एक्सीलरेट हो जाता है, एंड इट इज़ ऑल्सो इन आर्टिक्स एंड अदर रीजन्स। और इसके अलावा एक जो बहुत इमर्जिंग फिनोमेना है वो है माइक्रोप्लास्टिक्स का, जिसके जो अंडर रिसर्च है वो भी एक्सीलरेट करता है ग्लोबल मेल्टिंग को। सो ग्लोबल मेल्टिंग जो ग्लेशियर्स की बात है वो कार्बन डाइऑक्साइड या आपकी ग्रीन हाउसेस गैसेस भी हैं, वो आपकी पोल्यूशंस भी हैं जो उसको मेल्ट कर रही हैं। तो ये सारे फिनोमेनास एंथ्रोपोजेनिक हैं। ठीक है, इसके बीच में नेचुरल कंसिक्वेंसेस कम हैं, and they are all coming back to you in the form of floods or water security. फवाद साहब, अंटार्कटिका की बात की, आर्टिक सर्कल की बात की, उसके बाद जो हमारा हिमालयाज़ का पहाड़ी सिलसिला है वो सारे स्नो कवर्ड है, बर्फ़ से ढके हुए हमारे पहाड़ हैं, और उनको यूजुअली हम ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स के नाम से भी कहा जाता है। बड़ी इंटेंसिटी होती है अगर यहाँ से फ्लडिंग एकदम आ जाए। तो आप समझते हैं कि अगर इस तरह से यहाँ पे यही बर्फ़ पिघलने का सिलसिला जारी रहता है तो जो गांव हैं वो तो गांव के गांव मलियामेट हो जाएंगे, वो तो उसकी इज़्ज़त में बहुत ज़्यादा आ जाएंगे। ख़तरा अभी तक जो है वो टला नहीं मौजूद है। हल इसका कोई निकाला गया है अभी तक सो फार? देखिए जी, ये तो वो कहते हैं ना कि हम मुश्किल चीज़ का आसान हल जो है वो ढूंढ रहे हैं। ग्लेशियर्स जो हैं वो उतना आसान हल नहीं है। हाँ। जहाँ तक आपने बात की ग्लॉफ की, जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड है, तो एक तो पहले ये बताता चलूँ कि हुकूमत पाकिस्तान ने इस पर काफ़ी काम किया है। अच्छा, और काफ़ी सालों से काम किया। पहले एक छोटा प्रोजेक्ट भी बाकायदा इसी के ऊपर किया गया, उसमें अर्ली वार्निंग लगाए गए और ये चीज़ें। और अभी फिर इस वक्त भी हम एक ग्रीन क्लाइमेट फंड की मदद से एक
$38 मिलियन का एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो ग्लोफ के ऊपर स्पेसिफिकली का है। अच्छा और अगर आप थोड़ा सा पीछे हिस्ट्री को उठा के अगर हम देखें पिछले 10-15 साल की, जी, तो जब पहले ग्लोफ आता था तो उसमें तबाही के ज़्यादा चांसेस होते थे क्योंकि अर्ली वार्निंग उस तरह नहीं था। अगर पिघलता हुआ ग्लेशियर तो हम वहाँ पे उस तरह नहीं रोक पाएंगे, वो तो जब आएगा या कोई लेक आउटबर्स्ट होगी तो वो होगी। और ये लेक्स थोड़ी नहीं है जी, ये बहुत ज़्यादा तादाद में, और इस वक्त जो बहुत वल्नरेबल है वो भी लगभग 33 के करीब है। तो अगर 33 लेक्स ऐसी हैं कि जिनकी वल्नरेबिलिटी इतनी हाई है कि वो किसी भी वक्त फट के जो हैं वो निकल सकती हैं, तो उनके नीचे तो गांव और आबादी तो है। हाँ बिल्कुल। और हमने थोड़ी देर पहले खुद भी इस चीज़ का तस्करा किया कि ज़मीन तो हमारे पास मुल्क की उतनी ही है लेकिन आबादी बढ़ती जा रही है। तो अगर आप उसको वहाँ से रिप्लेस करके कहीं और भी डिस्प्लेस करेंगे तो वो कहाँ लेके जाएंगे? आप उनको कहीं और लेके जाने की तो हमारे पास जगह इतनी ज़्यादा नहीं है। तो मैक्सिमम ये है कि पहली तो फर्स्ट लाइन ये है कि जब ग्लेशियर फटे तो कम से कम नीचे से ह्यूमन कैजुअलिटीज को बचाया जाए। हाँ, उनको इवैक्यूएट किया उनको इवैक्यूएट किया जाए, वहाँ पे कोई जितना जानो माल का नुकसान कम से कम किया जा सके उसके ऊपर हम कर ले और लेके चल पड़े। अभी हाल ही में पिछले साल हमने देखा तो शिस्पर का एक ग्लेशियर है और उसके साथ एक हसनाबाद का बड़ा काम है। एनडीआरएफ की ने भी वहाँ इंटरवेंशन की और काफ़ी मदद हुई उसकी वजह से लोगों को। और जब हम गए तो हमें बल्कि आबादी ने दोबारा कहा जी कि हम आपकी इंटरवेंशन को मजीद यहाँ पे चाहते हैं, क्योंकि वो पानी का फ्लो जब आप देखते हैं और वो पुल वहाँ पे बना हुआ तो चलें कम से कम ये कि वो 2 दिन पहले पता लग गया था कि ये डिजास्टर एक्सपेक्ट किया जा सकता है, ये पुल इस तरह टूट सकता है, ये चीज़ें, और 1 दिन पहले वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी मौजूद थी। ठीक है। तो जहाँ तक बात है जी कि अर्ली वार्निंग की, इवैक्यूएशन की और जानो माल को बचाने की, तो वो तो मेरा ख्याल है काफ़ी चीज़ें कैपेसिटी बिल्ड हो चुकी है और काफ़ी सारे इकदाम जो हैं रिमोट एरियाज में भी, जी बिल्कुल उधर की ही है। ठीक। और उसके ऊपर फिर वो सेंसर्स हैं, गेजेस हैं, वो तमाम जगहों पे ये चीज़ें मौजूद हैं। तो वहाँ पर जो मस्जिदें, मिंबर, इस तरह की जगह हैं, क्या वहाँ से भी लोगों को अलर्ट किया जाता है इन लोगों के थ्रू भी, जहाँ पे गैजेट्स अगर नहीं है मौजूद तो? जी बाकायदा। एक तो ये है कि जी गैजेट्स के ऊपर कोशिश ये है कि वो रियल टाइम हो जाए, तो जैसे ही वो ट्रिगर करे, जहाँ पे 2 या 4 सेंसर होते थे वहाँ 100 के हिसाब से हैं। मतलब अगर रिवर सेंसर की बात करें तो हाल ही में एक प्रोजेक्ट में 228 तो सिवर रिवर सेंसर वहाँ पे लगे हैं। फिर रेन गेजेस जो हैं जी वो 428 है, क्योंकि प्रेसिपिटेशन से बड़ा फर्क पड़ता है। हाँ, यस। अगर हम आज सुबह अर्ली मॉर्निंग की बात करें फजर के आसपास, तो उस वक्त जो बारिश हो रही थी जी, वो शायद उतनी तो नहीं थी लेकिन वो इतनी ज्यादा डेंस थी कि वो थोड़ी ही देर में पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो ये भी फिनोमेना एक अभी रिसेंटली फ्लड्स में और पिछले 2022 में और इस दफा में देखा है कि जिसको हम क्लाउड बर्स्ट का एक फिनोमेना कहते हैं कि वो एक थोड़ी जगह पे बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा जब आ जाता है तो उसके एक अपने जाहिर है फिर मसाइल हैं, उसकी एक अपनी दुश्वारियां हैं कि उसके साथ हमने कैसे टैकल करना है। लेकिन इन चीज़ों के ऊपर जिस हद तक काम किया जा सकता है वो तो ज़रूर किया जा रहा है। ठीक। लेकिन जाहिर है अगर फिजिकल स्पेस हमारे पास या हमारी फाइनेंशियल मसल थोड़ा ज़्यादा हो, क्योंकि मुल्क में और भी मसाइल हैं, तो जाहिर है फिर हम इसके ऊपर भी करें। लेकिन ये ज़रूर है कि हुकूमत ने पिछले चंद सालों के अंदर इसके ऊपर काफ़ी काम किया है, जिसकी वजह से ह्यूमन कैजुअलिटीज़ काफ़ी कम होना शुरू हो गई। ठीक हो गया। मरियम, इसके ऊपर हमने देखा माजी में इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई और हमें सैलाब की सूरत में बहुत ज़्यादा तबाही का सामना भी करना पड़ा है। अब जब बहुत ज़्यादा 1/3 ऑफ पाकिस्तान जब पानी में डूबा गुज़िश्ता साल, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर डिफरेंट फोरम्स पे भी गए, उन्होंने आवाज़ भी उठाई, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता था, ये डिज़र्व नहीं करता था, दूसरे मुल्कों के खमियाजे पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहे हैं। मतलब यहाँ पे कार्बन का अखराज 1% से भी कम हमें नज़र आता है। आप ये बताएं कि ये जो क्लाइमेट चेंज है, क्या ये एक इशू है, ये सिक्योरिटी इशू है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये नेशनल पॉलिटिकल इशू का मौजब भी बन सकता है? बेसिकली क्लाइमेट चेंज एक थ्रेट है और ये वो थ्रेट है जो एक ग्लोबल थ्रेट है। ठीक। इसके लिए जैसे वो डीजी साहब ने कहा कि इसकी कोई बाउंड्री नहीं है। हाँ। पोल्यूट डेवलपिंग नेशंस कर रही हैं, लेकिन उससे इफेक्ट सबसे ज़्यादा कौन हो रहा है? जो आपकी अंडर डेवलप या जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसकी एग्ज़ाम्पल आप सिर्फ ये ले लें कि अगर आप 2 हाउस होल्ड्स को कंपेयर करें, एक जो अपर इनकम हाउस होल्ड है वो जितनी एमिशंस करता है, उस जो 50% की लाइन है ना, जो लो इनकम कंट्रीज़ हैं, वो उसकी 15% सिर्फ करते हैं। अच्छा। तो ये अगर आप एक सोशल स्टेटस भी देखें ना, तो इसके बीच में भी आपको डिफरेंस नज़र आएगा। तो फिर आप उसको अगर कंट्री वाइज अगर आप लेकर चलें तो हम एमिशंस बिल्कुल भी नहीं कर रहे, और ऑफ कोर्स हम डिज़र्व भी नहीं करते कि हम इतना क्लाइमेटिक डिज़ास्टर्स को जो है वो हम हमारे साथ हो। लेकिन और जिस तरह अब ये COP27 हुई, पाकिस्तान ने अपना लॉस एंड डैमेज का एजेंडा जो है वो उसको प्लेटफॉर्म पे रखा। दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट नेगोशिएशंस फॉर द क्लाइमेट चेंज। लेकिन उसके बीच में जो क्लाइमेट के ऊपर सबसे बड़ी बात आती है ग्लोबली, वो है फाइनेंसेस। जी, फाइनेंसेस नहीं है। एक डेवलपिंग नेशन को 2030 की अगर आप एक एस्टिमेट रखें ना,
तो 127 बिलियन डॉलर्स चाहिए कि आप सिर्फ अपने क्लाइमेट मिटिगेशन या अडेप्टेशंस के ऊपर काम कर सकें। ठीक है। हम अभी 23 या 32 बिलियन डॉलर्स के ऊपर ही अपने एस्टिमेट्स को, दिस इज़ द ड्रास्टिक डिफरेंस। वो फाइनेंसेस नहीं है हमारे पास। अब हमने कहा लॉस एंड डैमेज फंड में कि जो डेवलप्ड नेशंस हैं जिनकी वजह से पोल्यूशन कॉज हो रही है या क्लाइमेट चेंज इन्हांस हो रहा है, वो हमें फंड दें। अब वो फंड कैसे आएगा, कौन अडेप्टेशन देगा? फंड की अगर आप बात करें तो अडेप्टेशन फंड तो काफ़ी अर्से से एग्जिस्ट भी कर रहा है, लेकिन वो बहुत इनएक्टिव है, उसको तो एक्टिव बनाने की ज़रूरत है। तो हु विल डू दैट? we've been promised, जो अंडर डेवलप या डेवलपिंग नेशंस हैं उनको प्रॉमिस कर लिया जाता है डिफरेंट एग्रीमेंट्स के बीच में फंड देंगे, लेकिन इट्स अ वेरी हार्ड एंड ट्रिकी थिंग फ्रॉम द डेवलप्ड नेशंस। वो ऑफ कोर्स वो रिलीज नहीं करती फंड्स, और या पाकिस्तान को इतना सीरियस नहीं लिया जाता। पाकिस्तान को भी, और बेसिकली जो डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस हैं उनको ओवरऑल एक प्लेटफॉर्म पे शायद सीरियस नहीं लिया जाता, बिकॉज ये एक इंडस्ट्रियलाइज्ड एरा है। इट इज़ अ रेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो उसके बीच में जो इंडस्ट्रियल पावर्स हैं वो एक अलग कंपटीशन में हैं। सही, ये राइट। और अगर आप ये इस चीज़ को कंसिडर करें तो क्लाइमेट चेंज और इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये दोनों चीज़ें कभी भी एक साथ नहीं हो सकती। ठीक, गॉट योर पॉइंट। ठीक, फवाद साहब, कॉप की मिस मरियम ने बात की। अब ये जो आपका क्या ख्याल है, कॉप सिस्टम ऐसा है कि अगर हम बिजनेसमैन देखें, जो कारोबारी हजरात हैं, उनको एक मुज़ाकरात की मेज़ के ऊपर लेके आएँ, चूँकि उनके पास क़यादत भी होती है, फंडिंग भी होती है, और ये जो इखराज में कमी के हवाले से उनके पास सलूशंस भी होते हैं जो ज़रूरी तब्दीलियों में अपना एक कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो इस हवाले से हमें आगाह कीजिएगा। देखिए जी, कॉप तो अभी जिस तरह अभी डिस्कशन ही हुई और आपने उसको किया, तो वहीं पे आपने जिक्र भी किया कि लॉस एंड डैमेज फंड जो पिछले साल उसमें, और पाकिस्तान ने बड़ा रोल अदा किया। एक तो मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि पाकिस्तान को भी उतना ही ज़रूरी लिया जाता है जितना किसी और मुल्क को है, और आबादी के लिहाज से तो ज़ाहिर है हम बड़े नंबर में आते हैं, बिल्कुल, लेकिन अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए हमारी तैयारी भी उतनी होनी चाहिए। एब्सोल्युटली। और अगर फंडिंग लेने जा रहे हैं तो फिर हमारे, जिसको हम आम जुबान में कहते हैं ना जी, बैंकेबल प्रोजेक्ट हो, कि उस प्रोजेक्ट में इतनी साथ होनी चाहिए कि वो वहाँ पे जाके हम फंडिंग ले लें। बिल्कुल ठीक। आपके पास भी अगर मैं आऊँ कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, तो आप भी मुझे कहेंगी कि अपना तेरा केस इतना स्ट्रांग होना चाहिए, ग्राउंड आपके पास प्रॉपर कि होना वो चाहिए, आप वो करें। दूसरी बात ये है कि इस वक्त जो है ना, वो लोकल इंटरवेंशन और ग्लोबल बेनिफिट की बात आती है, कि जब ग्लोबल कम्युनिटी जो है, जो डेवलप्ड वर्ल्ड है, या जो ममालिक कॉप के थ्रू जब अगर एक फाइनेंसिंग मैकेनिज्म के तहत पैसे देना चाहेंगे, तो वो ये चाहेंगे कि आपके मुल्क में चूंकि ग्लोबल फिनोमेना है, तो अगर आपकी इंटरवेंशन मुल्क में हो रही है लेकिन उसको ग्लोबली भी को फ़ायदा होना चाहिए जी, तो जाहिर है वो जो आपका फिर रिक्वेस्ट है या जो आपका प्रोजेक्ट है वो इस तरह का हो कि उस पर ग्लोबल बेनिफिट्स भी जनरेट हो रहे हो और उसकी बैंकेबिलिटी ज़्यादा हो। फोरम मिलने से कम आपको ये एडवांटेज ज़रूर मिल जाता है कि आपने अपनी आवाज़ बुलंद की है। पाकिस्तान G77 इन चाइना का चेयर भी था जी, तो एज प्रेसिडेंट जो है आपने उसके ऊपर अपनी आवाज़ बनवाई, आपने L&D फंड भी बनवा दिया। अब अगला बड़ा चैलेंज आएगा उसको मोबिलाइज करने का, कि वो कितने साल में होता है, 5 साल लगते हैं, कितने लगते हैं, और फिर उसके अंदर से हम कितना कर पाते हैं। अडेप्टेशन फंड का आपने जिक्र किया। अडेप्टेशन फंड में ग्लोबली तो जी इस वक्त भी 800 मिलियन है, रिलेटिवली ये छोटा फंड गिना जाता है, क्योंकि जब से ग्रीन क्लाइमेट फंड आया तो बड़ी बात उसमें $100 बिलियन और वो बड़े बड़े अब वादे और बात की जा रही है। और पाकिस्तान ने एक बड़ा प्रोजेक्ट ग्लोफ का अडेप्टेशन फंड से ही लिया था, जो इंटरवेंशन शुरू की थी, और अभी एक रिसेंटली यूएन हैबिटेट का भी छोटा उसके अंदर पाकिस्तान में चल रहा है, फॉर दैट मैटर। लेकिन आप जब बिजनेसमैन की बात करते हैं तो उनके लिए पहली चीज़ प्रॉफिटेबिलिटी आती है ऑब्वियसली जी। तो आपने जो है ना वो क्लाइमेट चेंज को इतना लुक्रेटिव बनाना है, इतना फ़ायदेमंद बनाना है कि उसमें से उनको इनकम ज़रूर हो, पॉजिटिविटी ज़रूर हो, क्योंकि वो जेब से पैसे लगा के तो नहीं करेंगे, फिर तो वो कहते हैं ये हुकूमत बल्कि ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे अगर उनको पता चले कि प्रॉफिटेरिंग है, प्रॉफिटेरिंग है तो जी वो चल पड़ेंगे, लेकिन अदरवाइज जिम्मेदारी होगी तो वो हुकूमत की रहेगी, फिर वो कहेंगे जी हुकूमत करेगी। You're right. तो लेकिन एक प्लेटफॉर्म ज़रूर है आपके पास जिसके ऊपर आप लाके, और सारी दुनिया बैठती है। जब आप कॉप पे बैठते हैं तो प्राइवेट सेक्टर भी बैठा हुआ है जी, पब्लिक भी बैठा हुआ है, डेवलपमेंट पार्टनर्स भी बैठे हुए हैं, और जो डेवलप्ड ममालिक हैं जिन्होंने ऑफसेट करना है, जो वहाँ पे बात कर रहे हैं कि जनाब हम इतने पैसे इसके अंदर लगाएंगे, तो वो तमाम लोग एक फोरम पे ज़रूर मौजूद हैं। अब हम अपना केस कितना लड़ पाते हैं वो जनरली हमारी अपनी तैयारी के ऊपर है एज अ और हमें ग्राउंड रियलिटी पे बेसिकली जाना चाहिए और उसको एक्सेप्ट भी दूसरी कम्युनिटी करेगी ज़रूर। मिस मरियम, ज़मीन की सतह का जो दर्जा हरारत है, अगर हम 1850 से 900 तक की बात करें तो इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन अगर हम 2011 से 2020 तक की बात करें तो इसमें काफ़ी ज़्यादा राइज आया था। उन दोनों टेन्योर में डिफरेंस 1.09 डिग्री सेंटीग्रेड भी रहा था।
यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट आई थी IPCC, और उसमें उन्होंने कहा था कि जी हीट वेव बहुत ज़्यादा हो जाएगी, अनएक्सपेक्टेड बारिशें होंगी, कहत हो सकता है, खुशहाली हो सकती है, और 2040 तक जो टेम्परेचर है उसके अंदर 1.05 डिग्रीज़ का इजाफा भी हो सकता है। आप क्या कहती हैं कि कितना अलार्मिंग है और हमें इसका हल कितनी जल्दी तलाश करने की ज़रूरत है? जी ये जो सेट लिमिट है 1.5 डिग्री, ये 1.5 डिग्री प्री इंडस्ट्रियल एरा से ज़्यादा टेम्परेचर होना, ये भी कोई ऐसी लिमिट नहीं है कि आप कहें कि इसके ऊपर आपका क्लाइमेट कंट्रोल्ड है। इसके ऊपर भी आपके सारे पैरामीटर्स इन्हेंस हो सकते हैं। आपकी जो फॉर एग्जांपल आपकी जो फॉरेस्ट फायर्स हैं वो 40 से 46%, 50% इंक्रीज़ हो सकती हैं। आपकी बायोडाइवर्सिटी के जो लॉसेस हैं वो इंक्रीज़ कर जाते हैं। आपकी जो वाटर, आपकी जो फूड की सिक्योरिटी है, फूड जो ड्राउट्स की फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज़ कर जाएगी। फॉर एग्जांपल, और हीट वेव की जैसे आपने बात की, अगर वो 10 साल में एक दफ़ा आती है, आप 1.5 के टेम्परेचर पे चले जाएं तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। ठीक है। आप 2 पे चले जाएं तो वो 5.4 टाइम्स बढ़ जाएगी, और आप इससे भी ऊपर जाते जाएं। ग्राउंड रियलिटीज़ में ये 1.5 की जो हमने लिमिट सेट की हुई है, इट इज़ ऑलमोस्ट नॉट पॉसिबल टू हैव इट, क्योंकि उसके लिए हमें 2030 तक अपनी इमिशंस जो हैं वो कट डाउन करनी है हाफ में, और 2050 तक हम बिल्कुल जो है वो हमें नेट ज़ीरो पे चले जाना है। ठीक है। ये पॉसिबिलिटी जो है वो फॉर द मेन टाइम अकॉर्डिंग टू द रिसर्चेज ये एग्जिस्ट नहीं कर सकती, जो IPCC के फ्रेमवर्क में उन्होंने मेंशन किया था। जी। और सॉरी आई फॉरगॉट द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं ये पूछती कि ये जो उन्होंने कहा कि हीट वेव आ सकती है और ये टेम्परेचर राइज 1.5 तक हो जाएगा, तो इसको हम कैसे सस्टेन कर सकेंगे ताकि जिस तरह से 1.5 का इंक्रीज़ है वो ना हो सके? उसके लिए हमारे पास डिफरेंट अडाप्टेशन मिटिगेशन के प्रोसेसेस होते हैं। उसके बीच में आप ऑलरेडी जो एमिशंस कर रहे हैं उसको कंट्रोल करें, ठीक, और आपने जो एमिशंस कर ली हैं उसको बाउंस बैक करने की भी कोशिश करें, जैसे हम कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं। अच्छा फवाद साहब, आप ये कुछ देर पहले आपने क्लाउड बर्स्ट का जिक्र किया। बेसिकली ये क्लाउड बर्स्ट की वजह क्या है, ये ऐसा होता क्यों है? जो हमारी अर्बन फ्लडिंग है दैट इज़ वेरी मच अनप्रेसिडेंटेड, तो क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इस हद तक इतना मजबूत है कि वो बर्दाश्त कर सके? चूँकि हमने देखा भी रिसेंट पास्ट में हमने क्लाउड बर्स्ट हुए हैं, F10 में हुआ, कुछ डिफरेंट एरियाज़ में हुए। इसका नुकसान क्या है, क्यों होता है? देखिए जी, जहाँ तक बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो है या नहीं है, या हमारी तैयारी कितनी है, तो सबसे पहली बात तो ये कि ये फिनोमेना शिफ्ट है जी। अच्छा। मतलब पहले हम बात करते थे तो रिवराइन फ्लडिंग की बात करते थे, हम कहते थे जी फलां दरिया में इतना पानी चढ़ गया है और सैलाब आ गया है। जी बिल्कुल। तो मुल्क ने अपने आप को तैयार किया क्योंकि वो एक रूटीन में चीज़ें चल रही थी, और आहिस्ता आहिस्ता हमने अपने आप को वहाँ पे लेके आए अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर कि हमने आइंदा रिवराइन फ्लडिंग के साथ कैसे करना है। फिनोमेना चेंज हो गया, अर्बन फ्लडिंग पे आ गया। हाँ। तो हम तो कैपेसिटी बिल्ड कर रहे थे उस लिहाज से, और अभी जब मजीद उसकी बात कर रही है, जो क्लाउड बर्स्ट की बात कर रहे हैं, जो प्रेसिपिटेशन है, जो मैंने पहले अर्ज़ किया कि बहुत छोटी जगह पे बहुत डेंस किस्म का पानी और बहुत स्पीड से वो इकट्ठा हो जाता है, तो वो एक और फिनोमेना आ गया। अब वो तो जनरली कहीं भी हो सकता है। ठीक है। अगर आज सुबह की ही हम बात करें तो ऐसी ऐसी जगह पे यालाबारी हुई है जहाँ पे अमूमन बारिश नहीं होती इस मौसम में। जी सही। ठीक है। और उसकी वजह से जो फसल की तबाही है, जो बाकी चीज़ों की है, अब तो ना सड़क पे गाड़ी भी उस तरह महफूज नहीं होती जब यालाबारी शुरू हो जाए, तो उसका भी यही चीज़ है। तो उसके लिए आप अपने आप को कितना को प्रिपेयर कर लेंगे, तो वो एक चीज़ है। अब फसल अगर आपकी खुले में पड़ी हुई और वहाँ क्लाउड बर्स्ट हो गया है, तो आप देखें कि वो आपका नुकसान कितना होता है। हाँ। और चूंकि फसल तो एक ख़ास टाइम पीरियड के अंदर ही आनी है, अगर वो उस दौरान धूप की बजाय बारिश लग गई है तो उसकी वजह से यील्ड कितनी नुकसानदेह आ जाती है जी। तो ये वो फिनोमेनाज हैं कि कुछ में अभी बहुत साइंटिफिक वर्क की ज़रूरत है कि उनको कैसे केटर किया जाए जी। ठीक। और जो हिस्टोरिकल थे उसके ऊपर तो हमने कुछ ना कुछ अपनी कैपेसिटी बिल्ड की जी। ठीक, सही हो गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया फवाद, बहुत शुक्रिया मिस मरियम। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम सुना, हमने मौसमियाती तब्दीली के हवाले से बात की, उसके असरात, उसके वजूहात और हमारी ज़िम्मेदारी इस हवाले से क्या बनती है। बहुत मुफीद गुफ्तगू हुई आज के प्रोग्राम में। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। मुझे हुमैरा राना, मेरे मौसस मेहमान और मेरी पूरी टीम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हामी नासिर।